children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, climate and soil. Introduction. Climate is one of the most basic elements of our natural environment. It is the average atmospheric condition of a given area over a long period of time. Climate and weather are interrelated conditions pervading the atmosphere. Climate changes from location to location and from season to season. Climate tells us what a location is generally like around the year. You will notice that the climate in a mountainous region in India is very cold, but in Chennai it is warm and humid. On the other hand, weather can change from day to day and even from hour to hour. The climatic conditions of any location in the world vary and are dependent upon. देखिए क्लाइमेट आपका एक बेसिक एलिमेंट्स है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का. ये एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है किसी भी गिवन एरिया में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब जैसे क्लाइमेट है आपका वो चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन, फ्रॉम सीजन टू सीजन. क्लाइमेट जो है हमें ये बताता है कि लोकेशन जो है वो जनरली कैसी है पूरे साल. अब आप देखिए क्लाइमेट जैसे माउंटेनियस रीजन में बड़ा कोल्ड होता है, लेकिन अगर आप चेन्नई की बात करेंगे तो वार्म एंड ह्यूमिड होता है. दूसरी तरफ वेदर जो है आपका डे टू डे एंड हर घंटे आपका चेंज हो जाता है. तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है किसी भी लोकेशन की वो वर्ल्ड में वेरी करती है और डिपेंडेंट होती है. सबसे पहले होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस. सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए लोकेशन. Coastal areas are wetter and cooler than the land area. Clouds are formed when warm air from inland areas meets cool air from the sea. The center of continents are subject to a wide range of temperature. In the summer, temperature may be very hot as moisture from the sea evaporates before it reaches the center of the continent. अब देखिए पहला जो है आपका डिस्टेंस समुद्र से कितना है या कितना हाई माउंटेन रेंजेस है. राइट, सी जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करता है किसी भी लोकेशन का. कोस्टल एरियाज आपके वेटर होते हैं, कूलर होते हैं लैंड एरिया के कंपैरेटिवली. क्लाउड्स जो हैं वो बनते हैं वार्म एयर जो आपकी एरिया से इनलैंड एरिया से मीट करती है कूल एयर पे जो सी से चलती है. तो जो सेंटर होता है कॉन्टिनेंट्स का वो होता है सब्जेक्ट टू ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. समर में टेम्परेचर जो है बहुत हॉट हो जाता है क्योंकि जो मॉइस्चर होता है सी से वो एवेपोरेट होता है बिफोर इट रीचेज द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट इज height of an area above sea level. The higher we go above sea level, the cooler the climate becomes. Next is winds blowing towards or from the sea. Climate is affected by cold, hot, dry or humid winds blowing from or to the sea. अब जैसे wind जो है आपकी blow कर रही है towards the sea या from the sea, मतलब sea की तरफ या सी से चल रही हैं. ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है जैसे कि कोल्ड, हॉट, ड्राई या ह्यूमिड वेदर विंड्स जो आपकी समुद्र से आ रही हैं या समुद्र की तरफ जा रही हैं. फोर्थ इज ह्यूमिडिटी और द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट. द डिस्टेंस ऑफ अ रीजन फ्रॉम द इक्वेटर, इट इज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. किसी भी रीजन का डिस्टेंस इक्वेटर से कितना है ये भी उस रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. Climatic adaptation. The two major environmental factors that determine and affect the flora and fauna of a particular location are climate and soil. It is very easy to tolerate moderate climate, but problems crop up when living things have to survive extremely cold or hot climates. Animals are capable of surviving almost all climates, or they have several means of adapting to extreme temperatures. If they are not fully equipped for doing this, they migrate either within the region or even far beyond. Example, the architecture. अच्छा देखिए जो मेजर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं, अफेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की. राइट, तो ये जो फैक्टर्स हैं आपके वो हैं क्लाइमेट एंड सॉइल. तो देखिए मॉडरेट क्लाइमेट को तो टॉलरेट करना ईजी होता है, बट प्रॉब्लम्स होती है जब एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है या फिर एक्सट्रीम हॉट हो जाता है. राइट, तो इसमें बहुत सारे देखिए अडेप्टेशंस जो है एनिमल्स कुछ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जिस तरह के क्लाइमेट में वह रह रहे हैं, और अगर वो फुली ऐसा नहीं कर पाते तो माइग्रेट कर जाते हैं. राइट, जैसे कि आर्किटेक्ट टर्न करती हैं. Adaptations to extremely cold climates. Reptiles such as lizards, snakes, etc. keep their bodies warm by absorbing solar radiation during the day and seek shelter at night to maintain their body temperatures at safe levels.
Birds such as parrots, crows, etc. have feathery coat in their bodies to protect them from cold. Certain birds also migrate to warmer climates during extreme cold conditions. Example, Siberian cranes migrate to tropical countries in winter season. कुछ रेप्टाइल्स है जैसे कि लिजर्ड या स्नेक की बात करें, ये अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं बाय एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन दिन में, एंड उसके बाद ये शेल्टर लेते हैं नाइट में कि अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रख सके सेफ लेवल्स पे. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे पैरेट, क्रो की बात करें तो फेदरी कोट होता है इनकी बॉडी पे जो कोल्ड से इनको प्रोटेक्ट करते हैं. कुछ बर्ड्स होती है जैसे साइबेरियन क्रेन की हम बात करें, ये माइग्रेट कर जाती है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए. Sea animals such as seals have a thick layer of fat known as blubber under their skin that keeps them warm in cold climate. Sea animals जैसे हम सील की बात करें तो एक लेयर होती है फैट की जिसे बोलते हैं ब्लबर उनके स्किन के नीचे, जिनको कोल्ड क्लाइमेट में वार्म रखते हैं. Animals such as polar bears have thick fur coats on their bodies that trap the air. This acts as a layer of insulation to keep them warm. Polar bears are found near the polar region, the areas that remain covered with snow throughout the year. With the ice melting in polar regions, the number of polar bears has started diminishing. Polar regions में आपके polar bears रहते हैं, उनकी बॉडी में thick fur होते हैं जो कि उनकी बॉडी को warm रखते हैं. और आपको पता है कि polar regions आपका वो एरिया जो throughout the year बर्फ से covered रहता है. बट अब क्योंकि ice melt हो रही है पोलर रीजन्स में, तो जो नंबर ऑफ पोलर बेयर्स हैं वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो गए. पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस. पेंगुइन्स देखिए साथ में हडल करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपने आप को कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. Mammals have adapted themselves to withstand cold climate by reducing the heat loss from their bodies. This can be done by mammals क्या करते हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि वो कोल्ड क्लाइमेट में विथस्टैंड कर सकते हैं. ऐसा कैसे करते हैं, वो हीट जो लॉस है उसको रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम देयर बॉडीज. तो फर्स्ट इसमें वो कैसे करते हैं, एज हीट इज लॉस्ट थ्रू द बॉडी सर्फेस, स्मॉलर द सर्फेस एरिया कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द लेस इज द हीट लॉस्ट. Thus animals living in cold climates are usually much larger than members of the same species living in warmer climates. Hence, they reduce their body surface. Example, polar bear. अच्छा देखिए, हीट जो है वो लॉस्ट होती है बॉडी सरफेस के थ्रू, तो स्मॉलर जितना सरफेस एरिया होगा कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, लेस हीट लॉस्ट होगी. तो इसीलिए जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं वो मच लार्जर, बहुत बड़े होते हैं सेम स्पीशीज़ के मेंबर से जो वार्मर क्लाइमेट्स में रहते हैं. जैसे हम बात, वो इससे क्या करते हैं कि वो अपना बॉडी सरफेस को रिड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि पोलर बेयर. एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैव स्मॉल ईयर्स, tails and short legs as portions of the body like ears. Tail and feet, paws, hooves lose heat first. अच्छा देखिए क्या होते हैं, दूसरा ये है कि जो एनिमल्स आपके कोल्ड क्लाइमेट्स में होते हैं ना, इनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, टेल्स होती हैं, शॉर्ट लेग्स होती हैं, एंड अच्छा जो पोर्शन होता है आपका बॉडी का जैसे ईयर, टेल एंड फीट, पॉज, हूव्स, ये हीट को सबसे पहले लूज करते हैं. Some mammals restrict their bodily activity to the minimum to reduce heat loss. Animals like the dormouse hibernate during the winter months to avoid heat loss, so they reduce their body surface to evade the cold. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी एक्टिविटी को ही बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि हीट लॉस ना हो, राइट. जैसे कि डॉर्माउस है वो हाइबरनेट हो जाता है. हाइबरनेट होता है, हाइबरनेशन आपका होता है कि लंबी विंटर स्लीप पे चले जाना. इससे क्या होगा कि हीट लॉस को वो अवॉइड कर सकेगा, है ना. अडेप्टेशंस टू हॉट क्लाइमेट्स, अभी हमने बात की अडेप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट अडेप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट्स. एनिमल्स लिविंग इन हॉट रीजन हैव द फॉलोइंग फीचर्स टू कीप देमसेल्व्स कूल इन हॉट समर. During daytimes, when it is extremely hot during summer, animals spend most of the time hiding in their shelters or shady places like burrows, behind large rocks, etc. These animals come out at night in search of food. The extremely hot climate forces them to become nocturnal feeders. This has its effect on their predators, which also hunt by night. Example, owls and tigers. देखिए डे टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में, तो एनिमल जो है ज़्यादातर टाइम अपना बिताते हैं अपने शेल्टर्स में, छुपे हुए रहते हैं, किसी शेडी प्लेस में रहते हैं. तो ये रात को निकलते हैं फूड की तलाश में. तो अब क्या होता है कि जो इतना हॉट क्लाइमेट की वजह से वो नॉक्टर्नल फीडर्स बन जाते हैं, तो इससे उनके प्रेडेटर्स में भी इफेक्ट होता है, राइट, जो कि अपने हंट करते हैं रात को. जैसे कि एग्जाम्पल है आपके आउल्स एंड टाइगर्स.
Animals living in warm climates have large tails and ears. Example, the fennec fox, a desert animal, has very large ears. The ears have blood vessels near the surface. The air blowing across the ear cools the blood, which in turn cools the body. अब जो वार्म क्लाइमेट्स में रहते हैं एनिमल्स, उनकी जो ईयर्स होते हैं बड़े लंबे लंबे होते हैं और उनकी टेल्स भी बड़ी लंबी होती हैं. जैसे फेनिक्स फॉक्स की बात हम करें, ये डेजर्ट में रहता है तो उसके लंबे लंबे कान हैं. इनके ईयर्स में ब्लड वेसल्स होते हैं सरफेस के पास. तो एयर जब ईयर में ब्लो करती है तो ब्लड को कूल करती है, जिसकी वजह से बॉडी भी कूल हो जाती है. Animals sweat, pant and lick their bodies to cool themselves. As sweat and saliva evaporate, they help keep the bodies of animals cool. There is scarcity of water in warm or hot countries. Under such extreme conditions, these adaptations also prevent or retard loss of water by evaporation. जो वार्म क्लाइमेट्स में एनिमल्स रहते हैं वो स्वेट करते हैं, पैंट हाफते हैं और अपनी बॉडी को लिक करते हैं, जिससे कि अपने आप को कूल रखते हैं. तो स्वेट और जो सलाइवा इवेपोरेट होता है तो बॉडी को कूल करता है, और पानी की कमी भी होती है इन वार्म और हॉट कंट्रीज में. तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में ये अडेप्टेशन जो है ये लॉस ऑफ वाटर को भी प्रिवेंट करते हैं बाय इवेपोरेशन. Indian weather. Many weather observatories have been installed to monitor the weather conditions all over India. Data regarding weather conditions is regularly collected, recorded and processed at these centers. Daily weather forecasts are made on the basis of information available from these weather stations. You must have seen the weather column in your daily newspaper and heard the weather news bulletin broadcast on various news channels. The weather bulletins tell us about the time of sunrise, sunset, moonrise, humidity, maximum and minimum temperatures, expected rainfall, etc. अब देखिए इंडियन वेदर, बहुत सारे आपके जो वेदर ऑब्जर्वेटरीज हैं उसको इंस्टॉल किए गए हैं बहुत सारी जगह पे, जहाँ से आपका डेटा जो है वेदर कंडीशंस के रिगार्डिंग कलेक्ट होता है, रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस्ड होता है, राइट. अब देखिए इसके अलावा आप जो वेदर के बारे में आप डेली न्यूज़ में देख सकते हैं या फिर आपके न्यूज़पेपर में भी आता है कि सनसेट कब होगा, सनराइज कब होगा, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, एक्सपेक्टेड रेनफॉल क्या होगा, ये सभी. Activity 5.1. To study the change in temperature, length of day, night and humidity. Record the maximum and minimum temperature, the time of sunrise and sunset and humidity from the weather forecast column of the newspaper daily for about a month. Note the information in the form of a table. Using this information, make a graph for daily change in temperature, length of day, night and humidity. You can mark the days along x-axis and temperature, day, night, length और humidity along the y-axis. देखिए आपका न्यूज़पेपर में कॉलम आता है जिसमें आपका टेम्परेचर या आपका जो वेदर फोरकास्ट होता है, राइट. उसमें से आपको डेली सनसेट सनराइज का टाइम नोट करना है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आपको नोट करना है एंड देन उसको ऑब्जर्व करना है पूरे 1 मंथ तक, एंड देन आप यू कैन मेक अ ग्राफ ऑल्सो. A weather forecast is usually restricted to a particular area, that is a comparatively small area of the country. It could be for a city or region. Updates on the local weather are normally published from a particular place. Many cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Shimla, etc. have their own weather news which are published in the local newspaper or broadcast on TV channels. अब वेदर फोरकास्ट जो होता है ना यूजुअली एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, राइट, और कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया होता है कंट्री का. तो आपका सिटी हो सकता है, रीजन हो सकता है. अब जैसे बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे अगर हम दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई की बात करें तो इनके खुद के वेदर न्यूज़ हैं जो पब्लिश होते हैं इनके लोकल न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट होते हैं. डेली वेदर रिपोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइकली वेदर कंडीशंस वैलिड फॉर the next 24 hours or few days. This daily weather report is called weather forecasting. With rapid progress in technology, it is now possible to make almost accurate weather forecast. तो देखिए जो एडवांस में आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाती है ना, उसे कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग. तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस हो चुका है तो अब एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट किया जा सकता है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट. A forecast of prevailing weather conditions is of utmost importance for Indian farmers who depend on natural rains for irrigation. Using latest equipment, it is even possible to predict the possibility of heavy rains and floods, etc. Such information is of great use to people like tourists, businessmen, navigators, fishermen, etc. in their day-to-day activities and can even save their lives.
अब देखिए क्या होता है कि अगर हम ये वेदर फोरकास्टिंग होगी तो क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है कि जैसे कहीं पे हैवी रेन्स होने वाली है या बाढ़ आने वाली है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है जैसे टूरिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, नेविगेटर, फिशरमैन, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। सॉइल, children love to play in soil and they love making hills, mud pies or toys out of it. They often get scolded by their parents for playing with mud, soiling their clothes and making themselves dirty. But can we exist without soil? The answer is a big no. We depend on soil for almost all our basic needs, that is food, clothing and shelter. बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बचपन में मिट्टी के साथ खेला होगा, है ना, उससे हिल्स बनाना, उसके टॉयज़ बनाना, एंड पेरेंट्स से डांट भी पड़ती थी क्योंकि कपड़े गंदे कर लेते थे, है ना। बट क्या सॉइल के बिना हम एग्जिस्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे हमारा फूड है, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इसके लिए हम सॉइल पे डिपेंडेंट है। We obtain food from plants that grow in soil, further we depend on animals for milk, meat, etc. But again, these animals feed on plants. Cotton and jute required for making clothes come from plants. Wool comes from sheep and silk from silkworms that feed on plants. Wood and thatch for making furniture, roof, etc. also come from plants or trees that grow on soil. Besides these, the soil provides a foundation for a large number of plants and serves as a storehouse of water and minerals needed for their growth. Soil also provides shelter for many organisms and microorganisms that live on it. अच्छा, हमें जो खाना मिलता है प्लांट से मिलता है, प्लांट कहाँ उगते हैं? सॉइल में उगते हैं। इसके अलावा फर्दर हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब एनिमल्स क्या करते हैं? इन प्लांट्स को ही तो खाते हैं, है ना। और बहुत सारी जैसे क्लोथिंग मटेरियल, कॉटन या जूट है, ये हमें प्लांट से मिलता है। सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है, वूल शीप से मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं प्लांट से, एंड प्लांट्स आपको पता है वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। इसके अलावा देखिए आपका जो सॉइल है उसमें आपका स्टोर हाउस है वाटर एंड मिनरल्स का, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी में ही रहते हैं, उनका शेल्टर है। Thus, there would be no life on Earth without soil. But surprisingly, there are places on the Earth which have no soil at all. Large areas of Antarctica and Arctic are covered with snow and no soil for plants to grow. अच्छा, आपको पता है अर्थ में कुछ ऐसे प्लेसेस में जहाँ बिल्कुल भी मिट्टी नहीं पाई जाती है ना। और जबकि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जैसे हम अंटार्कटिका की बात करें, आर्कटिक की बात करें, तो ये स्नो से कवर्ड रहते हैं एंड वहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं है, तो इसलिए प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? Have you ever wondered what soil is made up of? What are its constituents? In this section of the chapter, we are going to learn about the composition, texture, formation and profile of soil. Soil formation. Soil is formed when large rocks on the surface of the earth break into smaller pieces by the action of natural agents such as rain, wind, etc. Soil has not always existed on the earth. In very early times, millions of years ago, the ground was mostly solid rock. It partially changed into soil by the process of weathering. Thus, the process of breaking down of large rocks into smaller pieces by the action of natural forces such as sun, water, wind, glaciers, roots of plants, etc. is called weathering. Weathering is a very slow process and occurs continuously. देखिए सॉइल आपकी बनती है बड़ी बड़ी लार्ज जो आपकी जो रॉक्स है अर्थ के सरफेस पे, उनसे जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ रेन और विंड एक्सेट्रा। तो सॉइल हमेशा से अर्थ में नहीं थी, तो बहुत टाइम पहले यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो ग्राउंड था वो मोस्टली सॉलिड रॉक था। फिर वो वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लार्ज रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे पीसेस में बाय नेचुरल फोर्सेस या सन, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, इनकी वजह से। तो वेदरिंग एक स्लो प्रोसेस है एंड ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सम ऑफ द एजेंट्स विच ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर physical compositions like rain, wind and temperature, biological components like plants, animals and microbes. So देखिए ये एजेंट्स हैं जो रॉक्स की वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Physical components, rain. Rainwater is one of the causes of the weathering of rocks. It enters the crevices of rocks. In winter, this water freezes to form ice. Since water expands on freezing, the ice in the crevices of rocks expand. This causes the rocks to crack and form
smaller rocks which further break down to form even smaller pieces. The broken pieces are rolled down by the force of flowing water. देखिए, जैसे आपकी रॉक्स होती हैं उनमें कुछ क्रैक्स होते हैं, रेन वाटर उनमें जाता है, फिर विंटर्स में वाटर फ्रीज हो जाता है. अब वाटर जो है फ्रीज होने पे एक्सपेंड होता है, तो जो आइस जो होती है इन रॉक्स को एक्सपेंड कर देती हैं, जो उनमें जो क्रेविक्सेस होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि रॉक में क्रैक आते हैं और फिर स्मॉलर रॉक्स बनती है, फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है उनको और स्मॉलर पीसेज में, एंड जो ब्रोकन पीसेज होते हैं वाटर की वजह से दे रोल डाउन. सो ये आपका पहला फिजिकल कॉम्पोनेंट है. सेकेंड वन इज wind. Strong winds result in breakdown of rocks. The river currents break these into still smaller pieces which mix with humus to form soil. अब जो strong wind होती है उसकी वजह से breakdown होता है rocks का. जो river currents होते हैं वो break करती है इनको छोटे छोटे pieces में, फिर ये humus के साथ mix होके soil बनाते हैं. Temperature. The rocks get heated during the day and cooled at night at places which show large variation in the day and night temperatures. Due to alternate heating and cooling of cracks, the rocks get exposed to weathering. The rocks expand during the day and contract at night. This continuous expansion and contraction weakens the rocks and they crack and crumble. अब देखिए टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होता है, रात में कम होता है. तो जब ज़्यादा होता है एक्सपेंड करते हैं, कम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रॉक्स हैं वीक हो जाती है, उनमें क्रैक हो जाता है, देन दे क्रम्बल. Minerals present in the rocks react with atmospheric oxygen during hot and humid climates. Oxidation produces acid and gases which further break the rocks to form soil. अब जो मिनरल्स रॉक्स में आपके प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर रॉक को ब्रेक करते हैं टू फॉर्म सॉइल. बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ये तो हमने बात की थी फिजिकल कंपोनेंट्स की. नाउ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स. प्लांट्स. Roots of plants can penetrate to a great depth in order to absorb water and nutrients. They push their way across the rocks in the earth's crust and exert lots of pressure on the rocks. Thus, cracks are formed in the rocks and cause weathering. The acid produced by the roots of some plants also play an important role in breaking down of rocks. अच्छा, अब देखिए जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो डेप्थ में चली जाती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें उनके सामने आते हैं उन्हें पुश करते हैं अर्थ क्रस्ट में और फिर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है रॉक्स पे, तो क्रैक्स बनते हैं. देन इसके बाद क्या होता है, वेदरिंग होती है. एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. द ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स bring about the biological weathering of the rocks. The weathered mineral matter and decomposed organic matter get mixed to form soil. Atmospheric weathering is brought about by the influence of temperature changes and frost. Chemical weathering involves the action of atmospheric gases and acids dissolved in water. Weathering of rocks takes a very, very long time. It takes hundreds of years to produce a few centimeters of soil. Small plants such as mosses, lichens and ferns grow in small cracks and fissure in rocks. When they die, the residue mixes with soil to become part of the humus. Humus is the nutrient-rich part of the soil that makes it fertile. अब देखिए आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म करते हैं उसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है रॉक्स का. तो वेदर्ड मिनरल जो होता है मैटर वो डिकम्पोज हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर में, देन सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. एटमॉस्फेरिक आपका वेदरिंग होता है जो कि आपके टेम्परेचर चेंजेस या फ्रॉस्ट की वजह से होता है, राइट. तो वेदरिंग होता है रॉक्स का, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है. इसमें लगभग 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और 100 ऑफ ईयर्स में फ्यू सेंटीमीटर बनती है सॉइल की. स्मॉल प्लांट जैसे कि अगर हम मॉसेस, लाइकेंस एंड फर्न्स की बात करें, ये क्या करते हैं, ये ग्रो होते हैं स्मॉल क्रैक्स में एंड फिशर्स में, रॉक्स में. जब ये डाई हो जाते हैं जो रेजिड्यू है वो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ, जिससे वो ह्यूमस का पार्ट बन जाता है. तो ह्यूमस आपका एक न्यूट्रिएंट रिच पार्ट होता है सॉइल का, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है. Soil profile. Soil profile is the side view of the vertical section cut through the soil to the underlying layer of solid rock. The process of soil formation directly leads to the development of the soil profile. The color of the soil changes as we dig deeper. Similarly, the size of the rock pieces also changes. Soil profile shows up different layers called horizons, which are called the A, B and C layers. These 3 horizons correspond to the 3 main layers of soil: topsoil, subsoil and parent rock, followed by the impervious or non-porous layer of bedrock.
सॉइल प्रोफाइल आपका साइड व्यू होता है, वर्टिकल सेक्शन जो हम सॉइल में कट करेंगे, राइट। तो जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का वो डायरेक्टली लीड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। जो कलर होता है सॉइल का वो चेंज होता है जैसे जैसे हम उसको डीपर डग करेंगे, राइट। इसके बाद जो साइज होता है रॉक पीसेस का वो भी चेंज हो जाता है। तो सॉइल प्रोफाइल आपको डिफरेंट लेयर्स जो है उसको शो करती है, जिसको हम बोलते हैं होराइजन। तो इसमें आपके 3 लेयर्स होते हैं, A, B एंड C लेयर्स, ओके। तो 3 मेन लेयर्स आपकी टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। सो देखिए आपको दिखाया गया है ये A, B एंड C लेयर्स। A horizon or top soil. The uppermost layer of the soil is called the topsoil or A horizon. It is usually darkest in color due to the presence of humus. Humus contains of dead and decomposed remains of plants and animals. This layer of soil is most fertile. It enriches the soil with organic matter and also contains the roots of plants. Many living microorganisms are also found in this layer. The soil here is soft and porous and has a large water holding capacity. Plants absorb the nutrients required for their growth from this layer. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट, उसको बोलते हैं ए होराइजन, और इसका कलर डार्क होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, राइट। और क्योंकि ह्यूमस प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से ये जो लेयर होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है। यहाँ पे जो सॉइल होती है सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं इस लेयर से जो उनको अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज बी होराइजन और सब सॉइल। दिस लेयर लाइज बिलो द टॉप सॉइल and is comparatively lighter in color. Subsoil is not as rich in humus as the topsoil. It contains large amounts of iron oxides, aluminium and soluble minerals. Due to the presence of these minerals, it is red or green color. It mostly contains sand, salt, clay and some stones. Rainwater collects in this layer. Few plants or trees have roots long enough to reach this layer. Very little organic matter is present in this horizon, hence it is not suitable for plant growth. अब B horizon just नीचे होता है टॉप सॉइल के और इसका कलर कंपैरेटिवली लाइट होता है। अब इसमें आपका इतना ह्यूमस नहीं होता जितना टॉप सॉइल में होता है। इसमें आपके आयरन ऑक्साइड्स के अमाउंट होते हैं, एल्यूमिनियम और सॉल्युबल मिनरल्स के। तो इन मिनरल्स की वजह से इसका कलर रेड या ग्रे होता है कलर में, और मोस्टली इसमें आपका सैंड, सॉल्ट, क्ले और कुछ स्टोन्स होते हैं। रेन वाटर इस लेयर में आपके कलेक्ट होता है। तो बहुत थोड़े से प्लांट्स या ट्रीज जो हैं हैव रूट्स इनफ कि जो इस लेयर तक पहुंच सकें। इसमें बहुत थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर होता है इस होराइजन में, इसीलिए ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज सी होराइजन और पेरेंट रॉक। इट इज़ अ बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सी होराइजन और पेरेंट रॉक। इट इज़ मेड अप ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड rocks and stones with cracks and crevices. It completely lacking in organic matter, but some minerals are found in this layer. The weathering of the rock pieces in the sea horizon leads to the formation of soil. Below this layer lies a layer of large solid rocks called the bedrock, D horizon. It is a non-porous impermeable layer and rainwater collects over it to form the water table. It forms the base of the soil profile. अब sea horizon आपका bottom most layer है, राइट। इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। ये आपका इनकम्प्लीट, ये बना है जो इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक्स हैं उनसे, स्टोन से, क्रैक्स एंड क्रेविक्सेस से। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं होता, बट कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं इस लेयर में, राइट। इस लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं बेड रॉक या फिर डी होराइजन। ये आपकी नॉन पोरस लेयर होती है और जितना भी रेन वाटर है यहाँ पे कलेक्ट होता है और फिर बनाता है वाटर टेबल। ये आपके सॉइल प्रोफाइल का बेस होता है, यानी कि डी होराइजन। Activity 5.2. To study the soil profile. With the help of a spade, dig a deep pit in an open field. Carefully note the changes in the color and rock sizes as you dig deeper. The change in color and rock size indicates the A, B and C horizons. देखिए आप एक किसी ओपन फील्ड में चले जाएंगे, एक डीप आप डिग करेंगे पिट, एंड देन आप उसके बाद नोट करेंगे कि कलर्स किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, और आपकी जो रॉक्स के जो साइजेस हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। सॉइल कॉम्पोजिशन। About 1/5 of the area of the earth's surface is covered with soil. It is the topmost layer of the earth's crust, but not all topsoil are the same. The composition varies for different types of soil and depends upon the type of rock from which it is formed. The color and size of the soil particle also vary with the minerals present in the rocks.
Some kinds of rocks break into very small particles. अच्छा देखिए, जो 1/5 एरिया है ना अर्थ सरफेस का, वो सॉइल से कवर्ड है. ये टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट का. बट सारी टॉप सॉइल सेम नहीं होती हैं. जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स का. डिपेंड करता है कि किस रॉक से वो बनी है. जो कलर एंड साइज होता है सॉइल पार्टिकल्स का, वो भी वेरी करता है कि कौन सा मिनरल उसमें प्रेजेंट है. कुछ रॉक्स जो है बहुत छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती हैं, whereas others break into larger ones, जबकि कुछ रॉक्स आपकी बड़े में ब्रेक हो जाती हैं. Some basic components present in all types of soil are minerals, humus, living organism, water and air. Activity 5.3. To study the various components of soil. Dig up some soil from your garden and put it in a beaker. Fill the beaker 2/3 with water and stir with a glass rod. Now, let the beaker undisturbed for about 30 to 45 minutes so that the soil settles down. Record your observations. You will observe that the largest soil particles or gravel will quickly sink and settle at the bottom. Above the layer of gravel will be a layer of sand particles, and above the layer of sand you will find a layer of clay particles. Muddy water forms a layer above the clay. Lastly, right at the top you will see a layer comprising dead and decaying organic matter mixed with froth. This is humus. By measuring the height of different layers, you can have a relative idea about the proportion of each component in the soil. Perform the same activity with soil samples from different places like riverbank, forest, playground, wasteland, etc. Record your observation in a table. आपको गार्डन में से कुछ मिट्टी निकालनी है, बीकर में रखेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे 2/3 एंड स्टर करेंगे ग्लास रॉड से. अब बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए, एंड इसके बाद जो सॉइल है वो सेटल डाउन हो जाएगी. अपनी ऑब्जर्वेशंस फिर आप रिकॉर्ड करेंगे. तो देखिए उसमें आप देखेंगे जो लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स होंगे ग्रेवल, वो क्विकली सिंक हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपका बॉटम में आ जाएगा. इसके ऊपर जो होगा एक लेयर होगी ग्रेवल के ऊपर सैंड पार्टिकल्स की, एंड उसके ऊपर होगी सैंड के ऊपर एक लेयर होगी क्ले पार्टिकल्स की. मडी वाटर जो है एक लेयर बनाएगा क्ले के ऊपर. लास्टली टॉप पे आपको देखिए कुछ लेयर जिसमें आपके डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, मिक्स होंगे फ्रॉथ के साथ. तो ये आपका ह्यूमस होता है. तो आप ये सेम एक्टिविटी को जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप रिवर बैंक से लेके आ गए सॉइल का सैंपल, या प्लेग्राउंड से, या किसी फॉरेस्ट से, राइट. Activity 5.4. To show that water is present in soil, take some garden soil in a beaker. Cover the beaker with a petri dish and heat from below. Heat for a few minutes, remove the covering dish and turn it over. You will see that water droplets have formed on the bottom of the dish. This confirms the presence of water in soil. आपको क्या करना है, ये आपको पता करना है कि वाटर प्रेजेंट है सॉइल में कि नहीं. आपको कुछ गार्डन सॉइल लेनी है बीकर में, बीकर को कवर कर देना है पेट्री डिश से और इसको हीट करना है. तो आप उसके थोड़े टाइम बाद देखेंगे, जब आप डिश को हटाएंगे आप देखेंगे उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है. तो ये क्या कंफर्म करता है, दैट water is present in soil. Activity 5.5. To show that soil contains air, take a potted plant and put some freshly dug up soil in the pot. Now slowly pour some water in the fresh soil. Bubbles will be seen rising from the soil as water takes the place of the air which escapes in the form of bubbles. आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है और कुछ फ्रेशली डग अप सॉइल लेनी है पॉट में. अब स्लोली आपने वाटर को पोर करना है फ्रेश सॉइल में. बबल्स आपको नजर आएंगे उसमें से, राइट. तो ये जो है, जो वाटर है, जैसे ही उसका प्लेस लेगा तो एयर जो है एस्केप हो जाएगी इन द फॉर्म्स ऑफ bubbles. Texture of soil. Rocks break into smaller pieces of different size as the soil particles vary in size. The texture of the soil thus depends on the relative proportions of the various types of soil particles. Depending on particle size, soil is of 3 types: sandy soil, clay soil and loamy soil. तो पार्टिकल के साइज पे इन 3 कैटेगरीज में सॉइल को डिवाइड किया गया है. Sandy soil. These soils are rich in sand, about 60%, and contain very little silt and clay. They are mostly found in deserts. Sandy soil has water holding capacity because water drains out through the spaces between the sand particles. Therefore, sandy soil is unsuitable for growing plants since it doesn't retain water and lacks humus. सैंडी सॉइल में 60% सैंड होता है और इसमें बहुत थोड़ा सा सिल्ट और क्ले होता है. ये आपके मोस्टली डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. वाटर इसमें से ड्रेन आउट हो जाता है क्योंकि स्पेसेस होते हैं सैंड पार्टिकल्स के बीच में. तो इसीलिए सैंडी सॉइल जो होती है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए अनसूटेबल होती है क्योंकि ये वाटर को रिटेन नहीं करता और उसमें ह्यूमस भी नहीं होता है.
Clay soil. It consists mostly of clay particles thinly interspersed with sand particles. Water drains through it very slowly. It has a very smooth texture because of the small size of its constituent particles. Diameter less than 0.2 millimeter. It is sticky, which makes it very difficult to plow. Clay particles bind easily, so it is used to make toys and pots. It has a very good water holding capacity. इसमें आपके ज़्यादातर क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जो बीच बीच में इसके थोड़े से सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं. वाटर इसमें से ड्रेन हो जाता है स्लोली. इसमें स्मूथ टेक्सचर होता है क्योंकि इसमें स्मॉल साइज होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. ये स्टिकी होता है जिसकी वजह से इसको प्लाउ करना बहुत मुश्किल होता है. बट ये क्ले पार्टिकल्स जो है ईजिली बाइंड हो जाते हैं, तो इसीलिए से टॉयज़ या पॉट्स बनाए जाते हैं. इसकी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. लोमी सॉइल. Loamy soil is a mixture of clay, silt and sand. It also contains a fair amount of humus. It has good water holding capacity and adequate soil aeration. It is the best topsoil for growing plants. Loamy soil जो है ये mixture है आपका clay, silt और sand का. इसमें आपका fair amount of humus भी होता है जिसकी इसकी water holding capacity भी अच्छी होती है और एडिक्वेट सॉइल एरेशन भी होता है. इसीलिए ये बेस्ट टॉप सॉइल होती है प्लांट्स के लिए. एज सफिशिएंट मिनरल सॉल्ट्स एंड एयर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ आर अवेलेबल. सॉइल टाइप्स. Different geographical regions have different types of soils with their own characteristic color, texture and contents. 6 types of soils are commonly found in India as described below. Red soil or red lettucol. This soil is red in color due to the presence of iron oxide. It contains quartz and clay particles but is deficient in nitrogen and humus. The soil can be enriched with nutrients by the addition of manures and fertilizers. This type of soil is found in the interior regions of Kerala and Tamil Nadu, southern Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa and eastern Madhya Pradesh. Red soil का कलर होता है रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स. इसके अलावा इसमें क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल्स भी होता है बट ये डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में. तो इसको एनरिच किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के साथ जब इसमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं. तो ये जो सॉइल है ये इन रीजन्स में पाई जाती है. ब्लैक सॉइल और रेगर. दिस ब्लैक लोमी सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, humus and is porous in nature. It contains large proportions of iron and magnesium which are derived from basaltic rocks, the rocks formed from the lava of volcanic eruptions. This soil is ideally suited for growing sugarcane and cotton. It is clay in nature. ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है. ये आपकी रिच होती है मिनरल्स, ह्यूमस में एंड पोरस होती है. इसमें लार्ज प्रोपोर्शंस हैं आयरन और मैग्नीशियम के जो आपकी बेसाल्टिक रॉक्स से डिराइव्ड हैं, राइट. तो ये सॉइल जो है आइडियली सूटेड होती है शुगर केन के लिए एंड कॉटन के लिए और इसका नेचर होता है क्ले. इन इंडिया रेगर सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. ब्लैक सॉइल रीजन फर्दर एक्सटेंड्स टू ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा एंड साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश. तो सॉइल जो है इन रीजन्स में पाई जाती है. Alluvial soil or khadar. It is the most important and widespread in comparison to all other soil types. It covers approximately 40% of the land area. It is found by the deposition of silt which is brought down by the great Himalayan rivers Satluj, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. This type of soil consists of a mixture of clay, sand and silt. Therefore, it is loamy in texture and contains a lot of humus. It is very fertile and is best suited for growing wheat, rice and sugarcane. अच्छा देखिए जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है. 40% लगभग ये लैंड एरिया का कवर करती है और ये सिल्ट के डिपोजिशन से बनता है जो ग्रेट हिमालयन जो नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं, राइट. और ये जो सॉइल है इसमें मिक्सचर है ये क्ले, सैंड एंड सिल्ट का, इसीलिए इसका टेक्सचर लूमी है एंड इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है. ये बहुत फर्टाइल होती है. वीट, राइस, शुगर केन ग्रो करने के लिए ये बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है. Not surprisingly, it is found throughout the granary of India, the plains of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, coastal Orissa and Andhra Pradesh. तो देखिए ये इन एरियाज में पाई जाती है. Through a narrow path in Rajasthan, the khadar extends into the plains of Gujarat. Alluvial soil is also common in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Desert soil. This soil contains large proportions of sand.
It is grayish brown in color, porous in texture, and is rich in soluble salts. It does not have good water holding capacity, but it can become fertile when watered. Only some thorny bushes, cactus, ruscas, and other plants which do not need much water for their growth grow in the soil naturally. Due to the scarcity of vegetation, this type of soil contains little humus. Sandy soil is mainly found in the run of Kutch in Gujarat and in Rajasthan. डेजर्ट सॉइल तो आपकी ऑफकोर्स डेजर्ट्स में ही मिलती है. इसमें आपके लार्ज प्रोपोर्शंस होते हैं सैंड के, ग्रेइश ब्राउन होता है कलर में, पोरस होता है टेक्सचर में, एंड इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं आपके. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, बट ये फर्टाइल बन सकती है अगर इसको वाटर किया जाए तो इसमें नेचुरली कुछ थॉर्नी बुशेस उगती हैं, कुछ या कैक्टस के प्लांट हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली उगते हैं. अब क्योंकि वेजिटेशन की कमी होती है तो इस सॉइल में आपका लिटिल ह्यूमस होता है, और ये मेनली आपके कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में, राजस्थान. माउंटेन सॉइल. This is highly fertile soil and has the highest humus content among all the soils found in India. The proportion of its content vary from place to place. It is found in the Himalayan region and northeastern part of the Western Ghats and other hilly ranges such as the Malabar range in Kerala. Mountain soil ये highly fertile soil है और इसमें जो humus का content होता है सबसे ज़्यादा होता है, right? तो ये देखिए इन areas में आपके पाई जाती है. Laterite soil. It is red in color and is found in regions of heavy rainfall with highly humid tropical climates. It is clay in texture and good for growing plantation crops like tea, coffee and coconut. It is rich in nutrients and is also used to make bricks. In India, it is mainly found in the Western Ghats, part of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and Assam. ये रेड कलर में होती है और ये उस एरियाज में पाई जाती है जहाँ हैवी रेनफॉल होती है और हाईली ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. इसका टेक्सचर क्लेई होता है और प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, कोकोनट होती है. इसमें न्यूट्रिएंट रिच होती है सॉइल एंड इससे ब्रिक्स भी बनाए जाते हैं. तो इंडिया में ये इन सारे रीजन्स में ये पाई जाती है. Activity 5.6 to study the water holding capacity of different types of soil. Take 3 graduated cylinders and put a glass of funnel over each. Line each funnel with a filter paper. Take equal quantities of sandy, clay and loamy soil. Put different soils in 3 different funnels. Pour equal amount of water in each funnel. Water will start dripping from each funnel and will get collected in the graduated cylinder below. Check the volume of water in each cylinder. You will find that the most water has been collected in the cylinder with funnel containing sand. Very little water would have dripped into the cylinder with the funnel containing clay, as clay absorbs and retains a lot of water. Somewhere between these two extremes will be the funnel of loamy soil. There will be some water in the cylinder, but quite a lot of it would have been retained by the loam. अच्छा, अब आपको 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स लेने हैं, 3 फनल्स लेने हैं और उनमें आपको इक्वल क्वांटिटी डालनी है सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल की. देन आप क्या करेंगे, आप वाटर डालेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हर फनल में. फिर आप वॉल्यूम चेक करेंगे हर सिलेंडर में किस में ज़्यादा पानी आया. तो सबसे ज़्यादा पानी आपका कलेक्ट होगा कहाँ से, आपके जिसमें आपने सैंडी सॉइल रखा है, और सबसे कम आपका होगा क्ले से, क्योंकि क्ले क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर देता है वाटर को एंड इट रिटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर. Soil quality and suitability. Quality of soil depends upon fertility of soil. What we call soil fertility is nothing but its capacity to sustain plant life. Soil fertility can be enhanced artificially by adding chemical fertilizers, biomanures like cow dung compost and vermicompost to the soil. अच्छा देखिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि उसमें प्लांट कितना सस्टेन कर पाता है. ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, या तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करें या फिर हम उनमें बायोमेन्योर्स ऐड करें. Soil particles. On the basis of particle size, soil can be classified as gravel, fine gravel, coarse sand, fine sand, silt and clay. Soil texture. Relative proportions of different sizes of rocky particles result in the formation of the soil. On the basis of texture, soil can be classified as sandy, clay and loamy. देखिए, पार्टिकल साइज के बेसिस पे सॉइल को क्लासीफाई किया गया है इसमें, एंड टेक्सचर के बेसिस में सिर्फ 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, सैंडी, क्ले एंड लोमी. Water content. Plants are propagated mainly in soil and get their water supply from soil. Chief source of water for soil is rainfall. Soil color. Color of soils may be white, yellow, red, grey or black. Red soils are rich in iron oxides. Dark colored soils contain more organic matter.
सॉइल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं. रेड सॉइल में आपका आयरन ऑक्साइड होता है. जो डार्क कलर्ड सॉइल्स होते हैं उसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है. Activity 5.7 to make a pot with sand. Take some sand in a deep dish and add water to make a paste. Now try to make a pot with the wet sand. You can make the desired shape with the wet sand to some extent, but it crumbles when the sand is dry. Because the sand particles have very little binding force, thus we conclude that pure sand alone is not suitable for making pots. Clay soil is preferred for making pots and toys as its particles bind together tightly when the soil is wet and do not separate even on drying. In fact, it sets hard after baking and can only shatter after being dropped on the ground or hit with some hard object. आपको सैंड लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, पेस्ट बनाना है, उससे आप एक पॉट बनाइए वेट सैंड से. तो कुछ आपका बन तो जाएगा कुछ हद तक, लेकिन जैसे ही वो सूखेगा वो क्रम्बल हो जाएगा, राइट. तो इससे क्या होता है कि सैंड से आप सूटेबल नहीं होता वो पॉट्स बनाने के लिए. तो इसके लिए हम क्ले सॉइल का यूज़ करते हैं, राइट. उसको फिर बेक करते हैं एंड ये तभी टूटता है जब आप उसको ग्राउंड पे ड्रॉप करेंगे, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आप उसको हिट करेंगे. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Climate is the average atmosphere condition of a given area over a long period such as 30 to 35 years. The changes in atmosphere conditions like rain, clouds, sunshine and wind make up the weather. Weather forecast is useful for farmers, navigators, tourists, fishermen and businessmen. Animals living in cold places have adapted to prevent heat loss while those living in hot places have adapted to keep themselves cool. Soil is the topmost layer of the Earth's crust. It mainly consists of mineral particles, humus, air, water and living organisms. Soil has three main layers. A horizon or topsoil, B horizon or subsoil, C horizon or parent rock. On the basis of particle size, the three types of soil are sandy, clayey and loamy soil. The main rock particles present in topsoil are clay, smallest particle, silt, sand and gravel, largest particle. The soil commonly found in India is of 6 types: red letizol, black soil, alluvial soil, desert soil, mountain soil and laterite soil. Quality of soil depends upon its fertility, particle size, texture, water and air content and color of the soil. Alluvial and loamy soils are ideal for growing crops. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.